तारीख थी 4 जनवरी 1976। सरदना के एकड़ी गांव में एक बालक का जन्म होता है। नाम होता है धर्मेंद्र भारद्वाज। पिता किसान थे लेकिन सामाजिक कार्यों में जुटे रहते थे, इसलिए धर्मेंद्र का भी मन सामाजिक कार्यों में जुटा। स्कूलिंग के बाद शिक्षा प्राप्त करी, शिक्षा के बाद शिक्षक बने और शिक्षक के बाद वो सियासत में आ गए। नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज वही शख्सियत हमारे साथ है, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे न्यूज सर्किल में बुलाने का काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक यात्रा शुरू होती है 1976 से। जन्म होता है आपका एक छोटे से गांव में। राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहती आपकी, शिक्षक बनते हैं और फिर सियासत। एक लंबा कालखंड गुजर चुका है। 2025 में आप खड़े होते हैं, तो पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक सपना सा लगता है इंसान को जी। और वो सपना लगने का कारण होता है जी कि जन्म गांव में होता है और जब जन्म होता है तो उसके 1 साल बाद पिताजी का मर्डर हो जाता है। तो जिस बच्चे ने अपने पिताजी को ना देखा हो जी, तो उसकी परिस्थितियाँ फिर जीवन में कैसी रहती है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जी। फिर धीरे धीरे सफ़र शुरू होता है, परिवार का सफ़र शुरू होता है। परिवार में सफ़र शुरू होते होते आगे चलते हैं। अपना प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं। प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अपना ही एक गांव में जनता जागृति जूनियर हाई स्कूल है जी। उसमें 8वीं तक की, 6ठी से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ाई पूरी होती है गांव के अंदर ही। फिर 9th में जो है सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में एडमिशन होता है, जो कि वहाँ का हमारे सरदना क्षेत्र का बड़ा इंटर कॉलेज है और ज़िले का भी बड़ा कॉलेज था और आज भी बड़ा है। उसमें एडमिशन होता है, 11th तक वहाँ रहते हैं। 11th के बाद 12th में हम SSD बॉयज़ लालपुर में आ जाते हैं जी। लेकिन पढ़ाई ग्रामीण परिवेश में की, प्राइमरी पाठशाला में अपना दरा बिछा करके की जी। तख्ता बुद्ध की जो होती है उससे कलम से की और गांव में रह करके गांव का सारा काम किया। क्या वो छोलने का हो, क्या गन्ना भराई का हो, क्या वो आपका बुआई का हो, क्या वो खुदाई का हो, क्या भरा छोलने का हो, क्या भरसी काटने का हो, क्या गंडासा चलाने का हो। कोई काम गांव का कृषि से संबंधित ऐसा नहीं रहा जो हमने बचपन में ना किया जी। वो बचपन में रह करके गांव का परिवेश आप समझते हैं, उसी गरीबी की स्थिति से निकलते निकलते पढ़ाई करते करते अपना जीवन को आगे बढ़ते चले गए। लेकिन हाँ, जरूर था कि पढ़ने में भगवान का आशीर्वाद था, माता जी का आशीर्वाद था, पिताजी का आशीर्वाद रहा, तो मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक था। और कक्षा 6 तक अपना कक्षा 6 से 8 तक, पहले प्राइमरी स्कूल का रिजल्ट तो ऐसे आता था, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक जो रिजल्ट आया उसमें सबसे अधिकतम मार्क्स मुझे मिले। और फिर 9th-10th मैंने 89 में मैंने 9th में एडमिशन लिया था और 90 में मैंने सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज से 90 में की थी मैंने हाई स्कूल। तो मेरी 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थी और मैंने आपका सरदना तहसील टॉप की थी और उस टाइम पर मेरे 71 के करीब % नंबर थे सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के अंदर। लेकिन 91 के अंदर मेरे जीवन का कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे पहले गांव में परिवर्तन इसलिए था क्योंकि पिताजी नहीं थे, घर में जो पढ़ने वाले भाई थे उन्होंने भी शिक्षा मतलब ज़्यादा आगे तक नहीं की। तो मुझे शिक्षा करने का बहुत शौक था, शिक्षा पढ़ने का शौक था, पर थोड़ा सा लोगों को बताने का भी शौक था। जब मैं गांव में रहता था तो कुछ बच्चे आ जाते थे मेरे पास में, उनको भी पढ़ाता था। लेकिन जैसे मैं 91 में, मैं 11th में मैं सेंट चार्ल्स में आया जी। तो मेरे एक दोस्त अमित त्यागी मेरे गांव के थे, उनका किसी बात पे स्कूल के अंदर झगड़ा हो गया और उन्होंने जहर खा लिया और जहर खाने के बाद वो जो है डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैंने अगले दिन सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में मैं इतना आक्रामक था कि मैंने सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में 91 में पूरा हंगामा किया। मैंने शीशों की तोड़फोड़ की, वहाँ पर जितना भी हंगामा कर सकता था अपने दोस्त के लिए किया। तो मेरा 91 में मैंने सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज 11th में टॉप किया था। 91 में भी मैंने टॉप किया सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज, लेकिन मुझको वहाँ से एडमिशन कैंसिल कर दिया। मेरे जीवन का परिवर्तन कहाँ से होता है ये मैं बताता। तो मैंने 91 में जब मैंने सेंट चार्ल्स से मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया तो मैंने जो है सोचा कि भाई सरदने के अंदर तो कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो सेंट चार्ल्स को जैसी पढ़ाई हो सकती। तो मैंने SST लालपुट्टी में जो है अपना एडमिशन लिया
और SSD लाल कुर्ती में मेरे भाई अशोक शर्मा जी फिजिक्स के लेक्चरर थे, अधिकार हुए, उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। 92 के अंदर जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया जी, तो उस टाइम की परिस्थिति ऐसी थी, गांव से निकल कर आए, साइकिल पे रहते थे, साइकिल से पढ़ने आना जाना, कुछ संसाधन नहीं थे। 10 रुपये महीने का कमरे का किराया कर लिया, कमरे के किराए पर लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू की 92 में 12। लेकिन स्थिति ऐसी बदली कि खाने के लिए, पहनने के लिए बड़ी विषम परिस्थिति थी। तो कुछ मैंने सोचा कि यार ऐसा ना किया जाए, पढ़ने में ठीक है तो कुछ बच्चों को पढ़ा दिया जाए, उससे कुछ इनकम होगी तो अपना जीवन यापन चलेगा। और उसमें भगवान ने साथ दिया। 92 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री, और 92 में जैसे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे लिए भगवान का काम किया। उन्होंने एक जियो निकाला कि कोई भी सरकारी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाए, और अगर कोई सरकारी अध्यापक ट्यूशन पढ़ाते हुए पकड़ा गया तो वो जेल जाएगा या फिर उसको काली पोती जाएगी। तो जितने अध्यापकों का धंधा था, सरकारी अध्यापकों का, वो जो ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, यूपी बोर्ड ही उस टाइम पे सबसे अधिक थे, CBSE बोर्ड तो 4-5 होंगे मुश्किल से। तो यूपी बोर्ड के जो अच्छे अच्छे अध्यापक थे तो वो स्कूलों में कम पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन उनके ट्यूशन बंद हो गए। तो हमने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए, और जैसे ही हमने जो है अध्यापक का रोल अदा किया, ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो गुरु जी तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, और केमिस्ट्री और मैथ में पढ़ाता था। तो 10 तक के सारे सब्जेक्ट थे, और 11th 12th केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता। तो उनको लगा कि यार ये तो गुरु जी तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कैन बी इमेजिन कि मेरे पास 92 में 12th में पढ़ते पढ़ते 11th तक के बच्चे लगभग 250। मुझे भी नहीं पता लगा ये क्या हुआ। मैं 12th में पढ़ रहा था और मेरे पास बच्चों का आवागमन शुरू हुआ, पढ़ाना शुरू किया, और एक बैच में लगभग 40, 50, 60 बच्चे आने शुरू, और 5-6 बैच मेरे वही बन रही थी, वो पद्धति हुई थी। भगवान जिसे कहते हैं ना, भगवान, वो भगवान का रूप जो था, पिताजी की आत्मा जो थी वो मेरे ऊपर बैठी। पिताजी की आत्मा मेरे से आशीर्वाद था, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। कल्याण सिंह जी ना जो जियो कर दे तो इतने बच्चे आ ही नहीं सकते थे कि मैं कितना भी इंटेलिजेंट होता, क्योंकि बच्चा तो सरकारी अध्यापक से पढ़ता था। उसी टाइम में 12th में होना, उसी टाइम मेरा मेरिट में आना, मैं सरदला भी होता, मेरे दोस्त की अगर दोस्त आत्महत्या ना करता, किसी भी बात पे सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के टीचर से, प्रिंसिपल से, ना मैं वहाँ तोड़ फोड़ करता, ना मैं मेरिट आता, ना मैं ट्यूशन पढ़ाता, ना कल्याण सिंह जी गवर्नमेंट होती, ना मैं होता। वो भगवान का एक रूप होता है, वो रूप हमें मिलता चला गया। हमने पढ़ाया, हमने पढ़ा करके अपना जीवन यापन शुरू किया, अच्छा किया। उसके बाद 92 के बाद में 93 में ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन लिया NS डिग्री कॉलेज में, अपना ट्यूशन बरकरार रखे, ट्यूशन बरकरार रखे। उसके बाद तो ट्यूशन 400-500, फिर 95 तक में हमारी BSc हुई, फिर 97 में हमने MSc में एडमिशन लिया, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने MSc की। MSc में भी बड़े अच्छे मार्क्स थे, 73% थे, 76 थे, और 73 BSc में थे। तो अपना जीवन आगे बढ़ा, पढ़ाई करते रहे, ट्यूशन पढ़ाते रहे, कुछ जितना भी पैसा आया उससे अपने गांव में कुछ लगाया, कुछ घर में मजबूत किया, कुछ अपने आप को किया, धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ा। 98 में फिर जो है युग आया कंप्यूटर, और कंप्यूटर का युग आता है। अध्यापक हम बन ही चुके थे, हमने सोचा यार चौक कब तक घिसेंगे यार, ये चौक से साली थोड़ी दिक्कत से भी आने लगी थी कि यार मतलब क्या जीवन में, अब जीवन यहीं तक नहीं से रह सकता, कुछ और भी करना है। तो आगे करने के लिए फिर हमने सोचा कि यार आज का युग जो है कंप्यूटर का, तो हमने अपना एक कोर्स किया कंप्यूटर का, PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फ्रॉम MCRP यूनिवर्सिटी भोपाल। MCRP यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से, उसी का एक डिप्लोमा कोर्स होता। तो हमने उस कोर्स में एडमिशन लिया। एक सेंटर होता था मोहनपुरी में, जो पल्स के नाम से बड़ा फेमस था, बड़ा अच्छा भी था। एजुकेशन ली वहाँ से एजुकेशन लेते लेते सोचा यार अब हम विदेश जाएं, विदेश में काम करेंगे, विदेश में अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों ने PGDCA कर लिया था उस टाइम, बहुत डिमांड थी, दोस्त जा रहे थे। लेकिन फिर एक पता नहीं क्या मन में आया कि हमने सोचा यार जाएंगे बाहर, परिवार अभी घर में इतना वो नहीं है, तो हमने सोचा यार ये नहीं यहीं रहेंगे, और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से
अब हम ट्यूशन जब भी पढ़ा रहे थे, जब हम कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे, लेकिन हमने कंप्यूटर का कोर्स करते करते हमने सोचा कि अब ट्यूशन छोड़ते हैं, अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। अब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले तो हमने गुरुजी जो अपने उस इंस्टीट्यूट के गुरुजी को ही अपना गुरु बनाया, उनसे हमने काफ़ी सलाह ली और उन्होंने हमें जो है मोदी नगर के अंदर 4 कमरों का एक इंस्टीट्यूशन खुलवा दिया। 4 कमरों का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलवा दिया। मान्यता उन्होंने NCR यूनिवर्सिटी भोपाल से करा दी। तो जैसे हमने कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोला मोदी नगर में 99 में, तो हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ आए जी। और काफ़ी स्टूडेंट्स आने का मतलब ये हुआ कि लगभग 120 सीट्स थे और 110 के करीब एडमिशन हुआ। उस टाइम पर 20,000 25,000 की फीस पड़ रही थी। लेकिन एक सवाल सर ये आता है कि एक केमिस्ट्री का टीचर, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला, वो सियासत की केमिस्ट्री कैसे समझ गया? सियासत की केमिस्ट्री तो अभी तो ये जीवन यापन की केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू करा तो वहाँ से कुछ मतलब इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने के बाद धीरे धीरे मन में था कि क्योंकि फादर थे, तो उसी बात का क्योंकि फादर क्या नाम है सामाजिक थे और राजनीतिक भी थे। प्रधानी का उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो 17-18 वोटों से हारे। उनका बड़ा मन था कि मैं गाँव का प्रधान बनूं, लेकिन वो गांव के प्रधान नहीं बन पाए। तो जब हम बड़े होते थे, गांव में पढ़ते बड़े हो रहे थे, बचपन में अपने धीरे धीरे अपनी उम्र बढ़ रही थी, बचपन बीत रहा था, बढ़ रही थी उम्र, तो लोग बताते थे कि पिताजी आपके बड़े अच्छे थे, सज्जन थे, देवता थे, उनका सपना था गांव का प्रधान बनने का। तो हमने सोचा कि यार सपना था, तो पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले तो माध्यम ये था कि पिताजी के नाम से कॉलेज खोला जाए। तो सन 2002 में मैंने नींव रख दी थी पिताजी के नाम से। मेरे पिताजी का नाम महावीर भारद्वाज था, तो मैंने मेरठ वाले कॉलेज का नाम महावीर के नाम से रखा। पिताजी की आत्मा उसमें बसी हुई है और आज वो विश्वविद्यालय बना, मेरठ का 4था विश्वविद्यालय है जो बना निजी विश्वविद्यालय में। ये अपने में भगवान की उपलब्धि, मेरी उपलब्धि तो कुछ नहीं है, भगवान के पिताजी की कि एक विश्वविद्यालय बनना एक सपना होता है। वो विश्वविद्यालय बनने के बाद, विश्वविद्यालय तो अब बना, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है उसमें, लेकिन सियासत मैंने बताया पिताजी का सपना पूरा करने का था। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी सपना कैसे पूरा। तो जिस क्षेत्र में मैंने अपना कॉलेज खोला था, उसी क्षेत्र में सभी लोग मेरी काफ़ी इज्जत भी करते हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, सामाजिक हूँ तो लोगों के काम भी आता हूँ। तो सब लोगों ने कहा कि हम जिला पंचायत लड़वाना चाहते हैं और फिर आप अध्यक्ष बन जाए। तो 2010 में हम जिला पंचायत के रूप में लड़े। पहली शुरुआत राजनीति की यहाँ से हुई और जिला पंचायत में आज आप रिकॉर्ड उठा के देखना कि पूरे यूपी के अंदर सब टॉप 5 में 5वां स्थान था जीतने वालों की संख्या। जितना मार्जिन मेरे पास था वो 5वां स्थान था पूरे उत्तर प्रदेश में जीतने वाला, लेकिन बन इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो रिजर्वेशन में ओबीसी में चली। ओबीसी में चली गई तो अब उस पर अपने मन पे पत्थर रखना था, दिल पे पत्थर रखना था। सोचा यार बड़ा राजनीति में नहीं हो सकता। फिर 2014 में पता नहीं क्या मन करा, जुनून था बहुत ज़्यादा। उस रिकॉर्ड को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, एक बच्चा ऐसा भी कर सकता है, आप एक ऐसी पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। उसे मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा MLC स्नातक का, और MLC स्नातक का जो चुनाव का कार्य क्षेत्र होता है वो 2 मंडल, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल। और मेरठ मंडल जो होता है वो नोएडा से शुरू होता है और मुजफ्फरनगर तक जाता है, और जो सहारनपुर मंडल होता है वो मुजफ्फरनगर से हरियाणा बॉर्डर और उत्तराखंड के बॉर्डर तक जाता है, और जो मेरठ मंडल है वो आपके दिल्ली बॉर्डर तक लगता है। यानी कि मैं 9 जिलों का चुनाव में लड़ा अकेला निर्दलीय। और आप रिकॉर्ड निकलवाइए चुनाव आयोग, अभी चुनाव आयोग से आप रिकॉर्ड निकलवा के उसे एक बार जरूर जाए। 800 वोटों से नहीं 800 वोटों से नहीं आ, फर्स्ट राउंड की मात्र 259 वोटों से आ अच्छा कि 1952 में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। 1952 में MLC ग्रेजुएट और MLC शिक्षक, कोई भी ओम प्रकाश शर्मा जी के गुट के सामने हारने वाला इतनी कम वोटों से नहीं हारा। फर्स्ट राउंड की 259 वोट, अगर सारे राउंड की आप लगाते हो तो 700-800 वोट बनते। मेरे भाग्य में नहीं था। और
अगर मैं उस चुनाव को जीतता तो ये अपने में एक रिकॉर्ड कायम होता जी। कि ओम प्रकाश शर्मा जी का जो शिक्षक दल का गुट है वो गुट ऐसा गुट था उन्होंने जिसको टिकट दे दिया वो एमएलसी बना, उसके सामने मैं इतनी कम वोटों से हारा और 21,870 ग्रेजुएट के मत प्राप्त मैंने की। अब इतने मत प्राप्त करने के बाद नहीं था तो मैं नहीं बन पाया। आपने दावा तो तभी ये तय कर दिया था कि धर्मेंद्र भारद्वाज की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, जब आपने निर्दलीय रूप में अपना ये चेहरा दिखा दिया था। सवाल अब ये बताइएगा कि सियासत की केमिस्ट्री समझते समझते धर्मेंद्र भारद्वाज कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सियासत की समझ चुके हैं? कि सियासत की कोई केमिस्ट्री नहीं समझ सकता योगेश जी, क्योंकि सियासत की केमिस्ट्री रोजाना शुरू होती है, रोजाना खत्म होती है जी। सियासत एक ऐसी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री तो आप समझ सकते हो, एक लिमिटेशंस है, दायरा है, इन्फिनिटिव तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन सियासत की केमिस्ट्री इन्फिनिटिव। सियासत की केमिस्ट्री सुबह शुरू होगी, शाम को खत्म होगी, और जिस टाइम खत्म होगी उसके बाद नेक्स्ट सेकंड फिर शुरू हो जाएगी, तो उसको समझना तो मुश्किल नहीं। जो आपके समर्थक हैं वो तो कहते हैं कि भारद्वाज जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आपके विपक्षी भी हैं जो आपसे ताल्लुक नहीं रखते ज्यादा, वो भी कहते हैं कि अगर कहीं काम ना हो रहा हो वो आप भारद्वाज जी के पास चले जाइए, वो काम करवा देते हैं। तो केमिस्ट्री आपकी हर जगह हर पार्टी बड़ी अच्छी है। नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, वो एक मन की भावना होती है। अगर घर के द्वार पे हमारे संस्कार ये रहे हैं, अगर घर के द्वार पर कोई व्यक्ति आता है वो किसी भी रूप में आए, मैं कहता हूँ किसी भी रूप में आए, किसी भी काम के रूप में आए, क्या वो कहते हैं ना कि मतलब कोई व्यक्ति घर आए तो उसे खाली हाथ में नहीं चाहिए, तो मेरा मन क्या करता है कि उसके लिए ताकत लगानी चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना सीखना चाहिए। अपने लिए जीना है तो सियासत में आना ही नहीं था। आप सियासत में क्यों आए? भाई सियासत में आने का मतलब क्या होता है? सियासत में आने का मतलब होता है क्या आपका? सियासत में आने का मतलब ये कि आप मतलब सियासत क्या होती है? सियासत होती है देश के प्रति राष्ट्र प्रेम, अपने जिले के प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति नहीं, अपने मोहल्ले के प्रति प्रेम, आपके दूसरे जो लोग पीड़ित हैं। बेसिकली मैं आज आपको परिभाषा समझाता हूँ। सियासत की एक्चुअल परिभाषा ये है कि सरकारी कर्मचारी और एक जनता के बीच का ब्रिज का काम करता है राजनीतिक आदमी। अगर वो ब्रिज का काम कर रहा है तो वो असली राजनीतिक आदमी है, और जो उसका दुरुपयोग कर रहा है वो राजनीतिक हो ही नहीं सकता। जब भी राजनीतिक आदमी इस धरती को छोड़कर जाता है तो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, उदाहरण सुने होंगे। तो राजनीतिक आदमी जब जाता है या कोई भी व्यक्ति सामाजिक आदमी जाता है, क्योंकि हर आदमी की तो गाथा नहीं लिखी जाती, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपने पीछे छोड़ के जाता है। वो छोड़ के क्या जाता है? इज्जत। और इज्जत छोड़ने के लिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने लीवर को दूसरे के लिए समर्पण करना। एक बात कही जाती है, समर्पण नहीं करोगे तो नहीं आप सक्सेस हो सकते। आपका मन भाव ऐसा समर्पण होना चाहिए, जो व्यक्ति आपके पास आया उसके लिए आप भरसक प्रयास करें, अगर आप सियासत में। यही सियासत की केमिस्ट्री। आपके बारे में बात कही जाती है 2015 के बाद संघ हो, सरकार हो या संगठन हो, तीनों के ब्रिज का काम धर्मेंद्र भारद्वाज जी करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो ये गलत है। ये तो मतलब किसी के ब्रिज का काम नहीं करता। मैं केवल सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से काम करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक घमंड नहीं, गर्व से मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं झूठ में विश्वास नहीं रखता। 99% मैं कोशिश करता हूँ कि जो बोला जाए वो बेबाक बोला जाए जी, सामने बोला जाए, और आंख बचाने की आपको जरूरत ना पड़े। हमेशा जरूरत पड़े तो आपको सीना तान के खड़े होने की पड़े। तो ऐसा मैं कोई ब्रिज का काम नहीं करता। हाँ, जरूर इतना है कि मैं सबका सम्मान जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि सम्मान ही संस्कार है। ठीक। एमएलसी आप हैं, विधान परिषद के आप सदस्य भी हैं, तो ऐसी 5 विकास योजनाएं आप बताइए कि जो आपको ये लगता हो कि ये हमने मन का काम किया है। एक मन का काम तो मैंने वो किया जो मतलब मुझे लगता है कि मेरे मतलब सबसे अच्छा लगा जी। मैं जिस रोड से आप अखबार में तीनों अखबार में निकला भी था, जिस कच्ची रोड से मैं पैदल पढ़ना चाहता था 4.5 मीटर पूरी, वो मैंने लगभग 6 मीटर छोड़ी है। उस सड़क पर जब मैं जाता हूँ तो वो बड़े बड़े गड्ढे थे, और एक सड़क मैंने अपने गाँव से नानों से निकाल के पूरा महादेव 27 करोड़ रुपए, जिससे कि मेरा सपना था, जो कि अपने गांव से टच होकर जाती है और लगभग 20, 25, 30 गांवों को टच करती है वो सड़क।
अगर आप शाम को जब उस पर जाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये गाँव है, ये आपको लगेगा कि यार ये तो शहर की सड़क है। तो मैंने उसमें बड़ा पेन लिया। मैं आदरणीय जतिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कहने से वो सड़क का एक ही दिन में 27 फुट में पास किए थे। और दूसरा धन्यवाद ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, दूसरी सड़क भी अपने गांव से निकल के सरगना की तरफ जाती और अपने गांव से फिर आगे पथोली, नंगा, रासना उधर जाती। वो सड़क मैंने की लगभग 12 करोड़। 2 काम मेरे जीवन के वो इसलिए अच्छे लगते हैं जो आपके दिल से जुड़े, दिल से इसलिए जुड़े हुए थे। जहाँ पढ़े लिखे, खेले कूदे, गिल्ली डंडा, कंचे, खड़ीला, काय पत्ता, सब कुछ किया हो। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, झाड़ू, उसकी हरड़ी डंडे से हॉकी, तो उस सड़कों को अच्छा लगता है, अच्छा काम हो। और दूसरा ये है कि मैंने अपना क्या नाम है महाराज जी से इस सड़क के लिए मैंने कहा था दाई पटरी के लिए, उसमें मैंने काफ़ी अपने मन से भी कहा था। एक सवाल का एक जब मैंने बना था, जब मैंने कहा था दाई पटरी जिस पर आज मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय बन रहा है, तो उस पर कनेक्टिविटी है, वो भी अपने क्षेत्र से है। और तीसरा चौथा मैंने काम कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन किया है, माननीय नितिन गडकरी जी से भी किया है, मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण से भी किया है कि कहीं ना कहीं मेरठ के अंदर जो बाईपास है, जब हम सैटरडे संडे या कभी भी निकलते हैं, जिस दिन कुछ भी रस वाला काम होता है, तो हमारे लिए इतना जोखिम, मतलब इतना इरिटेटिंग होता है, उसमें जाम लगता है। तो क्यों ना हम एक रिंग रोड बना दें। वो रिंग रोड आपका सुभारती के पीछे से होते हुए चले जाए, दौतवा गांव से खिरवास के पीछे से होते हुए और सरदना से पहले और दोराला से आगे निकल के कहीं ना कहीं सकुते निकल जाए, तो उससे कि इससे लोड कम होगा और ये लोकल रोड हो चुकी है, इस पर घटनाएं भी बहुत सारी होती हैं। इसकी एक बराबर में वो भी बननी चाहिए सर्विस रोड। तो ये बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बाहर का आदमी आता है। और क्या अगर दिल्ली देहरादून का जो अक्षरधाम से जो चला है नया, वो भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी लोकल आदमी आएगा, नोएडा का भी आएगा, अलीगढ़ का भी आएगा, इस वाले रोड पे बहुत जगह से आएगा, गाजियाबाद का भी आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें सर्विस रोड की भी आवश्यकता और उस रिंग रोड की भी आवश्यकता। एक आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी आपसे है। धर्मेंद्र जी जब पढ़ा करते थे तो आपने बताया कि पार्टी दुदका से पढ़ा करते थे, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में था। आज 2025 में जब खड़े होकर आप निजी विश्वविद्यालय के संरक्षक भी हैं और शिक्षक नेता भी हैं, एआई का जमाना है, इन 20-30 सालों में शिक्षा बहुत बदल गई है। तो अब आप हमारे जरिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? केमिस्ट्री के आप टीचर भी रहे हैं, अब जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए और शिक्षा बच्चे कैसे पढ़ें? एज ए टीचर, हम धर्मेंद्र कॉलेज में एमएलसी नहीं, हम मानते हैं कि मैं एज ए अध्यापक ही आपको बताता हूँ, शिक्षा आज भी संस्कारों से परिपूर्ण होनी चाहिए। आपने एआई का जिक्र किया, एआई तो आपने सिखा दिया और संस्कार नहीं है, तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं। सबसे पहले तो बच्चे के अंदर संस्कार होने चाहिए, और संस्कारों में 2, 4, 10 चीजें होती है, वो संस्कार जरूर बच्चे के अंदर होने चाहिए। और जो शिक्षा है, आजकल शिक्षा का जो व्यापक रूप बढ़ा है, उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी है। बच्चों को समझना चाहिए कि नेट का जमाना है, नेट का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। आजकल हो क्या रहा है कि नेट का इस्तेमाल दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, और दुरुपयोग एआई का भी इसी तरीके से। आज की स्थिति क्या है कि जब तक बच्चे को आप नहीं सिखाएंगे कि ये गलत है, ये सही, और वो अध्यापक के साथ साथ माता पिता सिखाते, माता पिता को ही समय देना पड़ेगा। उस कल्चर को हमें भूलना पड़ेगा कि माता भी सुबह गई, पिताजी भी सुबह गए और शाम को आ रहे हैं और दिन में बात भी नहीं हो पा रही, और बच्चा अपनी अलग एक मंडली बना। एक आखिरी सवाल, उस मंडली में क्या है, बच्चा अपनी शिक्षा को भूल करके उस मंडली के साथ चला जाता है और वो अपने सब चीजों को वहां खो देता है। तो शिक्षा जरूर एडवांस हुई है, और एडवांस होने का लाभ है। एडवांस होने का लाभ क्या है? पूरे विश्व में क्या चल रहा है? पहले हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं था कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म, उसका सदुपयोग करें, और उसका सदुपयोग करके हम हमारे इसमें इस भारत की धरती में, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। भारत की धरती ने आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक दिए हैं, चरक जैसे वैद्य दिए हैं। आप ये देखिए कि इस भारत माता की धरती ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए,
तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, BHU जैसे विश्वविद्यालय थे। तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इस भारत माता की धरती ने तो पूरे विश्व पे राज किया है। भगवान राम ने भी गुरुकुल परंपरा से शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान राम ने भी, आपने देखा कि भगवान राम को जिन्हें हम पूछते हैं उन्होंने भी गुरुकुल पद्धति से। तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी आती जा रही है। संस्कार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ चले तो हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बेस्ट है, पर मैं उसके साथ क्या कहना चाहता हूँ, AI आपने सिखा दिया बच्चों को और उसके अंदर संस्कार ही नहीं है। तो अब पता खड़ा है कि सिगरेट का पैकेट खरीद रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, शिक्षक रहे हैं आप, टीचर रहे हैं, कभी पढ़ाने का मन करता है? अब चूंकि MLC बन गए हैं, पढ़ाने का मन करता है, समय नहीं मिलता है, पढ़ाने का कभी मन करता है कि पढ़ाने का मन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो हमारी पार्टी में है, मतलब जिन्हें पढ़ाते हैं हमारी पार्टी मैंने नहीं लिया, वो पहले से मेरे से काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। तो वो जो मिलते हैं, गुरुजी कहते हैं और चरण स्पर्श करते हैं तो सीना बड़ा होता है, वो याद आ जाती है 92 की, 93 की, 94 की बात याद आती है तो सपना लगता है। पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ाते होंगे तो वो भी याद आ जाती है, अभी भी आपको याद आती है, वो भी याद आ जाती है, बहुत सारी चीजें याद आ जाती है। लेकिन क्या है कि जब उलझनों में उलझता चला जाता है इंसान, काफी काम बढ़ा लेता है, तो कहीं ना कहीं वो घिरा रहता है। अब सियासत की गणित ज्यादा हो गई है, टीचिंग की केमिस्ट्री पीछे छोटी हो गई। सियासत की कोई कड़ी नहीं, सियासत कोई कड़ी नहीं है। सियासत की गणित, सियासत हमेशा सियासत करो, सच्चे मन से करो, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना हो। राजनीति के गुना भाग भगवान करता है, कोई नहीं करने वाला है, भगवान करता। भगवान ने एक ही चीज कही है, लाभ हानि यश जन्म मृत्यु, लाभ हानि जीवन मरण यश अपने, ये मेरे पास है। और मारने वाला भगवान, जीवाने वाला भगवान, छीनने वाला भगवान, देने वाला भगवान। तो राजनीति को कभी अपने ऊपर मत हावी होने दो। जब समीकरण बनेगा, जब आप सच्चे मन से काम करेंगे तो भगवान अपने आप ही आएगा, और नहीं बनेगा तो सियासत की गणित में विश्वास, सियासत के गणित में बिल्कुल विश्वास मत करो। और सबका सादर करो, सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, सबका समर्पण करो, सबके सद्भाव से, प्रेरणा से सबका आशीर्वाद प्राप्त करो। ठीक, तो ये थे MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, जिनकी खूबसूरती यही कि हर सवाल का बेबाकी से जवाब देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।